नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका सिंह। आप मुझे पहचान रहे हैं। हमारी मुलाकात पिछले वीडियो में हो चुकी है। फिर भी मैं आपको एक बार पुनः अपना एक छोटा-सा परिचय दे दूँ। मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले यूट्यूब के लेक्चर में एक टॉपिक कवर किया था, नेचर ऑफ लॉजिक, और इस पर बातचीत की थी। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है प्रोपोज़िशन। व्हाट इज़ प्रोपोज़िशन? प्रोपोज़िशन क्या होता है और लॉजिक में क्या इसका सिग्निफिकेंस है? आप जानते हैं कि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जो भी वाक्य बोलते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोड्स में होते हैं। जैसे आप घर जा रहे हैं, क्या आपने खाना खाया? राम घर गया था या नहीं गया था? तुम घर आओगी या नहीं आओगी? इस तरह के कई वाक्य हैं। क्या इन सभी को हम प्रोपोज़िशन की श्रेणी में डाल सकते हैं? क्या हमारा हर स्टेटमेंट, हमारा हर वाक्य प्रोपोज़िशन कहा जा सकता है? और क्या हर कहा जाने वाला वाक्य सत्य या असत्य हो सकता है? आज हम इन सब बातों को उठाते हुए प्रोपोज़िशन को डील करेंगे और उस पर एक नए आयाम से नई दृष्टि डालने की कोशिश करेंगे, सरल भाषा में, सरल शब्दों में, ताकि मेरी बात आप तक पहुंच सके और आप किताबी ज्ञान से थोड़ा-सा हल्का होकर इस विषय को समझ सकें। पहले भी हमने जो टॉपिक उठाया था, नेचर ऑफ लॉजिक, उसके अलावा आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं, उसमें हम जिन-जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, वो बिंदु हैं कि प्रोपोज़िशन क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएँ क्या हैं, उसके विशेषताएँ क्या हैं, और साथ ही साथ वाक्य और प्रोपोज़िशन यानी तर्क वाक्य में क्या अंतर है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि प्रोपोज़िशन के कितने अंग हैं, कितने अवयव हैं, कितने तरह के प्रोपोज़िशंस होते हैं, और लास्टली हम ये देखेंगे कि लॉजिक में या तर्कशास्त्र में प्रोपोज़िशन का क्या मतलब है, क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। इन सभी विषयों पर आज हम खुलकर बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये छोटा-सा वीडियो पसंद आएगा। और लास्टली आप इन सब बातों पर विचार विमर्श करने के बाद कम से कम आपको इतना समझ में आ जाएगा कि प्रोपोज़िशन किसे कहा जाएगा, इसके पॉइंट्स क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, एक्सेट्रा। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं, सीधे प्रोपोज़िशन पर आते हैं। व्हाट इज़ प्रोपोज़िशन? हम सभी मनुष्य हैं और हम अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और जिन चीज़ों को हम देखते हैं, उन चीज़ों को देखकर हमारे मन में माइंड में हमारे एक थॉट प्रोसेस फ्लो होता है, एक विचार आता है, और ये विचार कई तरह के आते हैं, कई रूप में आते हैं। कभी कोई एक सिंगल थॉट आता है, कभी कोई डबल थॉट आता है, कई थॉट्स एक साथ आते हैं। तो ये सारे थॉट्स, जब हम इन थॉट्स को देखते हैं और फिर हमारा माइंड अपने आप कैलकुलेशन के रूप में उन्हीं थॉट्स को एक प्रोसेस करके लास्टली अपना एक कोई जजमेंट देता है उस विषय पर जो हमने देखा है। तो ऐसा जजमेंट हमारा सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, ये जब हम बताते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो सिंपल स्टेटमेंट था हमारा, वो प्रोपोज़िशन कहा जाता है। ये लॉजिक में इसको हम प्रोपोज़िशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने गुलाब देखा, आप गुलाब कहीं भी खिल रहा है, गुलाब देखा। तो गुलाब देखा, अब आपने इस देखने में क्या चीजें दो देखी? एक, पहला तो वो गुलाब का फूल है। दूसरी चीज आपके मन मस्तिष्क में आई कि वो गुलाब का फूल किस रंग का है?
तो मान लीजिए कि वो लाल रंग का है। अब ये लाल रंग का जो फूल है, यानी दो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डेवलप हुए, एक गुलाब का फूल और दूसरा उसका लाल रंग। तो ये दोनों मिलाकर आपने ये एक जजमेंट दिया कि यह लाल रंग का गुलाब का फूल है। तो ये क्या हुआ? ये एक प्रोपोजिशन हुआ। अगर हम लॉजिक के रेफरेंस में देख रहे हैं तो इसको एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं कह के इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपोजिशन कहेंगे। क्यों कहेंगे प्रोपोजिशन? क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है इसके ट्रू या फॉल्स होने की। ये एक ऐसा निर्णय है जिसको हम सत्य असत्य के रूप में जांच सकते हैं, परख सकते हैं और उसके सत्यता और असत्यता के बारे में अपना कोई एक निर्णय दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ए प्रपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स। यहां तक की बात समझ में आई आपको कि प्रोपोजिशन हमारा वो एक स्टेटमेंट है, वो एक तथ्य है जिसके बारे में हम सत्य या असत्य होने की पुष्टि कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोपोजिशन, यानी प्रोपोजिशंस की क्या विशेषताएं हैं? फर्स्टली, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है। ये तो आपने देख लिया कि ये एक निर्णयात्मक अभिव्यक्ति है। विचारों को हम एक निर्णय के रूप में जब आपके सामने रखते हैं तो वो हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में प्रोपोजिशन कहा जाता है। इट हैज डिफाइंड ट्रू एंड ट्रुथ वैल्यू। अब ये ट्रुथ वैल्यू या इसको हिंदी में कहेंगे सत्यता मूल्य, यानी जितने भी प्रोपोजिशंस हैं उसके अपने सत्यता मूल्य होती है। अब ये सत्यता मूल्य या ट्रुथ वैल्यू क्या है? दरअसल ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ट्रुथ वैल्यू का, आप आगे जब सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये कह दें कि जो लॉजिकल कनेक्टिविटीज हैं या तार्किक संयोजक है, या यानी कि दो प्रोपोजिशंस को जोड़कर जोड़ने वाले कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके बेस पर हम उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं। तो हर प्रोपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यू होती है, वो ट्रू होता है, फॉल्स होता है। अगर कंपाउंड प्रोपोजिशंस है तो कैसे उसकी ट्रुथ वैल्यू निकाली जाती है, ये आगे का चैप्टर में हम देखेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन कम से कम कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आप यहाँ ये समझ लें कि जैसे कि प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, उसी तरह से इसकी डेफिनेट एक ट्रुथ वैल्यू होती है। साथ ही साथ ट्रू और फॉल्स ये तो होता ही है, इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि आप उसको जांच सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ट्रुथ वैल्यू निकाली जाती है या जो प्रोपोजिशंस होते हैं वो एक साथ न तो ट्रू हो सकते हैं न फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम जब भी सम्स करेंगे तो हम इसके साथ साथ इसकी डेप्थ में उतरेंगे। लेकिन पॉइंट वाइज कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में, आपके मन में ये बातें घर कर जानी चाहिए। अब अभी तक आपने ये देखा कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो प्रोपोजिशन कहा जाता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है ट्रू और फॉल्स की। तो फिर हम जो रोजमर्रा में वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इस पे भी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए ताकि हमारा पॉइंट और क्लियर हो सके। तो कैन एवरी सेंटेंस बी कॉल्ड ए प्रोपोजिशन? यस और नो। देखिए, प्रोपोजिशन क्या है, पॉइंट वाइज इसको समझ लेते हैं। प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है जिसमें ट्रू और फॉल्स होने की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन जो सेंटेंस है वो क्या होता है? वो एक ग्रामर, यानी जो व्याकरण होता है उसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। यानी कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी, इस तरह के जब वाक्य संरचना में शब्दों को वाक्य संरचना में पिरोया जाता है तब वो एक वाक्य बनता है और उसका एक निश्चित अर्थ होता है। साथ ही साथ जो प्रोपोजिशन होता है वो किसी भाषा पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन वाक्य जो होता है
वो भाषा पर निर्भर होता है, क्योंकि इसका जो बेसिक फाउंडेशन ही है वो ग्रामर है। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग उसकी वाक्य संरचना होती है, इसलिए भाषागत निर्भरता इस पर आती है। जबकि प्रपोजिशन की अपनी कोई भाषा नहीं होती, हर भाषा में यूज किया जाने वाला प्रपोजिशन ट्रू या फॉल्स के रूप में जांचा या परखा जा सकता है। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्रोपोजिशन में 3 पार्ट्स होते हैं: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉपुला। ये 3 ऐसे शब्द हैं जिन पर हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे डिटेल से कम डिफरेंस की जहां तक बात है, तो आप ये देखते हैं कि जो सेंटेंस हैं उसमें दो दो पद विशेष रूप से आते हैं। एक आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसको आप कहते हैं उद्देश्य या विधेय। इसी तरह से एक पॉइंट है कि प्रोपोजिशंस के टाइप्स की बात करें तो वो 4 टाइप्स के प्रोपोजिशंस होते हैं: ए, ई, आई, ओ। अब ये कौन से हैं इस पर भी एक नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां एक बिंदुशः बताना जरूरी है। लेकिन सेंटेंस में जब हम आते हैं तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कई तरह के सेंटेंस होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंप्रेसिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्सेट्रा। और हम इन्हीं तरह के सेंटेंस को यूज करके अपनी दैनिक भाषा में प्रयोग करते हैं और दिनचर्या चलाते हैं। नेक्स्ट, कि वापस हम कहते हैं कि जो प्रोपोजिशंस होते हैं उसमें हम अपने निर्णय देते हैं। जो भी हमने देखा उस पे हम अपने निर्णय देते हैं। लेकिन जो सेंटेंस होते हैं वो किसी निर्णय निर्णय तो हुआ, एक लास्टली एक कोई जजमेंट आपने दिया, लेकिन जजमेंट किस बेस पर दिया, किस तरह के वाक्यों पर दिया, ये हम सेंटेंस में देखते हैं। वो हमारे इमोशंस से जुड़े वाक्य हैं कि हमारे आदेशात्मक वाक्य हैं कि हमारे क्वेश्चंस से रिलेटेड वाक्य हैं। जो जिस तरह के वाक्य हैं, ये इस तरह के जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर हैं वो सेंटेंस में हमको देखने को मिलते हैं, न कि प्रोपोजिशन में। प्रोपोजिशंस में इमोशंस का, इंट्रोगेशन का, इन तरह के वाक्यों का कोई मतलब नहीं होता। वो एक कैलकुलेटिव माइंड और कैलकुलेटिव प्रोसेस से चलते हैं, और इसीलिए हर तरह के इस तरह के इमोशनल और अदर्स जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उन सब पर अपना एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या जजमेंट देते हैं। ये काम करता है कौन? प्रोपोजिशंस। अब नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोपोजिशंस जो भी होता है वो करंट सिनेरियो में काम करता है, प्रेजेंट टेंस में काम करता है। यानी हमने जो भी देखा है, जो भी समझा है, वो एट प्रेजेंट हम जो देख रहे हैं उस पर हम अपना मेंटल जजमेंट देंगे, जिसको ट्रू और फॉल्स के रूप में आप जज कर सकेंगे। लेकिन सेंटेंस के साथ ये बात नहीं होती। सेंटेंस आपके तीनों टेंसेस में काम करता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे किसमें? प्रोपोजिशंस में और सेंटेंस में। होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस हम किसको कहेंगे, जिसको हम जनरल भाषा में रोज वाक्य कहते हैं, और वाक्य से हटकर थोड़ा सा गहराई लिए हुए प्रोपोजिशन या जिसको आप तर्क वाक्य कहते हैं, वो क्या होता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल प्रोपोजिशंस में, यानी कि जो तार्किक प्रोपोजिशंस या तर्क वाक्य हैं उसके कौन कौन से अंग हैं। ये यहां से ये इन बिंदुओं को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फर्स्टली अभी तक आपने जो पीछे 2 स्लाइड्स में समझा, पहली चीज कि तर्क वाक्य, जिसको आप हिंदी में प्रज्ञप्ति भी कह सकते हैं, वो तर्क वाक्य एक ऐसा कथन है जिसकी सत्यता और असत्यता जांची जाए, जिसको ट्रू और फॉल्स के रूप में निर्णय दिया जा सके, वो प्रोपोजिशन हुआ। अब
प्रोपोजिशंस के बाद, कम से कम ये समझने के बाद, प्रोपोजिशंस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से अंग हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन हम समझ रहे हैं। इसके आधार पर हम आगे चलकर लॉजिक के जितने भी सम्स आएंगे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर इन चीजों को नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए कि लॉजिक की एबीसीडी भी समझ में आपको नहीं आएगी। तो वापस हम अपने पॉइंट पर चलते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ए लॉजिक प्रोपोजिशन। ये लॉजिकल प्रोपोजिशन क्या है, तार्किक तर्कवाक्य क्या है। और तो तार्किक तर्कवाक्य ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सत्य और असत्य होने की कैपेबिलिटी हो। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो 3 पार्ट्स माने जाते हैं, जैसा कि पीछे अभी स्लाइड्स में आपने देखा भी, सुना लेकिन समझा नहीं। अब हम यहाँ इस स्लाइड में उसको विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है सब्जेक्ट या उद्देश्य, दूसरा प्रेडिकेट या विधेय, और तीसरा है कॉपुला या संयोजक। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से आप नोन है, आप जानते हैं, क्योंकि आपने लैंग्वेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है। लेकिन कॉपुला आपके लिए यहाँ एक नया वर्ड है। फिर भी हम एक रिवाइज के तौर पर आपको ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या, कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ह्यूमन। क्यों, सभी मनुष्य मरणशील है, तो यहां मनुष्य जो है वो क्या है, सब्जेक्ट के रूप में कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी कि जिसके बारे में कहा जाए, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो यहां मनुष्यों के बारे में कहा जा रहा है। तो मनुष्य या ह्यूमन वर्ड यहां पर एज ए सब्जेक्ट आया है। सेकंड है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है, उसके गुण बताता है, उसके लक्षण बताता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए, अगर इसी एग्जाम्पल को वापस रिपीट किया जाए कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो मॉर्टलिटी जो है, या मॉर्टल शब्द जो है, वो क्या बता रहा है, ह्यूमंस की के कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, उसके एट्रीब्यूट को बता रहा है। तो ये मॉर्टल शब्द जो है या मरणशील शब्द जो है, वो उसकी विशेषता बताने के कारण प्रेडिकेट कहा जाएगा। ये दो चीजें आप समझ रहे हैं, समझ लिए होंगे। अब तीसरा शब्द जो लॉजिक में नया जुड़ा है, जो कि अदर स्टेटमेंट या सेंटेंसेस में नहीं था, वो शब्द आया है कॉपुला। हाँ, इसकी जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो ये आपको लगेगा कि पिछले ग्रामर के पार्ट्स में हमने ये पढ़ा है, लेकिन वहां उसको एक नए वर्ड से इंट्रोड्यूस किया गया है लॉजिक में, और वो वर्ड है कॉपुला। कॉपुला का मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाला। किसको जोड़ने वाला, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला, ये हुआ कॉपुला वर्ड। अब ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो कौन जोड़ रहा है ह्यूमंस को और मॉर्टेलिटी को, आर शब्द। तो ये आर शब्द क्या होगा, कॉपुला होगा। कॉपुला यहाँ आर है। इसी तरह के अन्य वर्ड्स भी हैं, जैसे इज है, इज नॉट है। ये सब कॉपुला या संयोजक या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनको हम लॉजिक में कॉपुला कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि कितने तरह के प्रोपोजिशंस होते हैं। तो देखा जाए तो लॉजिक में दो तरह के प्रोपोजिशंस पे बात की जाती है, एक सिंपल प्रोपोजिशन या सरल तर्क वाक्य, और दूसरा कंपाउंड प्रोपोजिशन या मिश्र तर्क वाक्य। अब ये क्या है, आइए इसको भी देखते हैं। सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट होता है और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो कहा जाएगा हमारा सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल प्रोपोजिशन। सॉरी, सिंगल स्टेटमेंट नहीं, सिंगल प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन, सरल तर्क वाक्य। जैसे
राम इज ऑनेस्ट, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, द अर्थ इज राउंड। अब इसमें क्या है, एक सेंटेंस है, एक कथन है, एक प्रतिज्ञप्ति है, कोई दो चीजों को इसमें नहीं जोड़ा गया है, सीधे सीधे कहा गया है कि राम क्या है, ईमानदार है। तो ये एक वाक्य हुआ। अब ये वाक्य हुआ, लेकिन इसको यहां यूज किया जा रहा है क्यों, तर्कवाक्य के रूप में, क्योंकि राम इज ऑनेस्ट, इसकी कैपेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं किस रूप में, ट्रू या फॉल्स के रूप में चेक की जा सकती है। इसीलिए इस सेंटेंस को यहां सेंटेंस नहीं कहकर क्या कहा गया, सिंपल प्रोपोजिशन, सरल तर्कवाक्य। इसी तरह से ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मॉर्टेलिटी भी चेक की जा सकती है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सिंपल प्रोपोजिशन वही होता है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक कथन किया जाता है और उस कथन की सत्यता और असत्यता जांची जाती है। तो वो हुआ सिंपल प्रोपोजिशन। अब एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ, छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको सिंपल प्रोपोजिशन अगर बनाने के लिए दिया जाए तब बहुत आप इजीली बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कॉपुला पढ़ा, लेकिन अगर सिंपल प्रोपोजिशन पढ़ा बताया जाए तो जैसे कि फॉर्मूला के रूप में अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन कॉपुला, देन प्रेडिकेट, और सेम ऐसे ही एक सिंपल प्रोपोजिशन आपके सामने तैयार हो जाएगा। राम इज ऑनेस्ट को अगर वापस दोहराएं तो राम क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, कॉपुला, और ऑनेस्ट प्रेडिकेट। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए कि सिंपल प्रोपोजिशन बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, देन कॉपुला, देन प्रेडिकेट। अब आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उतना भी नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने तो आप कंपाउंड प्रोपोजिशंस को भी देख सकते हैं। यानी कंपाउंड प्रोपोजिशंस का मतलब है मिश्र तर्कवाक्य। ये कैसा तर्कवाक्य है, ये तर्कवाक्य ऐसा है कि मिश्र तर्कवाक्य आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें दो सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़कर एक तर्कवाक्य बनाया गया है और उसका नाम दिया गया क्या, कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब इस कंपाउंड प्रोपोजिशन में कैसे क्या कहा गया है और कैसे जोड़ा गया, किसके थ्रू जोड़ा गया, तो एक वर्ड आता है लॉजिकल कनेक्टिविटीज, तार्किक संयोजक के थ्रू। अब ये तार्किक संयोजक क्या है, जिससे दो सिंपल प्रोपोजिशंस को हम जोड़कर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशंस। तो 5 टाइप्स के तार्किक संयोजक या लॉजिकल कनेक्टिविटीज हैं जिनको आप जोड़कर सिंपल दो सिंपल प्रोपोजिशंस को कंपाउंड प्रोपोजिशंस के रूप में डेवलप कर सकते हैं। फर्स्टली है कंजंक्शन। कंजंक्शन हिंदी में कहेंगे इसको संयोजक, और हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज होता है या पहचान आप कैसे सकते हैं कंजंक्शन को, और शब्द, हिंदी का और शब्द से इसको पहचान सकते हैं आप। और इसके लिए साइन जो यूज किया जाता है कंजंक्शन वर्ड के लिए, डॉट, ओनली वन डॉट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, राम स्टडीज एंड श्याम राइट्स, राम पढ़ता है और श्याम लिखता है। अब ये राम स्टडीज एंड श्याम राइट्स, आप देख लीजिए वापस कि राम स्टडीज ये क्या हुआ, सिंपल प्रोपोजिशन। दूसरा सिंपल प्रोपोजिशन क्या हुआ, श्याम राइट्स। अब इसको किस लॉजिकल कनेक्टिविटीज के थ्रू जोड़ा गया, एंड, और इस एंड को क्या कहा जाएगा यहां पर, कंजंक्शन, संयोजक। तो ये पहला लॉजिकल कनेक्टिविटीज या का साइन था, कंजंक्शन, जिसके थ्रू कोई भी दो सिंपल प्रोपोजिशन को जोड़कर आप कंपाउंड प्रोपोजिशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं।
सेकेंडली, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं वियोजन या वियोजक। ये वापस, क्योंकि कंपाउंड प्रोपोजिशंस है, इसलिए यहां पर आप डिसजंक्शन में जो समझने के लिए वर्ड यूज करेंगे, इसको कहते हैं और शब्द से। इंग्लिश का और, हिंदी वाला नहीं, विकल्प, जिसको और, या शब्द, हिंदी का या समझ लीजिए, इंग्लिश का और समझ लीजिए। और इसको, इसका नाम है डिसजंक्शन, और साइन है वेज, या विक्ट्री का जो साइन होता है उस साइन को कहते हैं वेज। जैसे कंजंक्शन के साइन साइन को आपने क्या कहा, डॉट, सिंगल डॉट। वैसे ही विक्ट्री का वी लिखेंगे तो ये साइन बनता है किसका, डिसजंक्शन का। और ये डिसजंक्शन का साइन कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे देखेंगे, मोहन इज एट होम और एट स्कूल। मोहन घर पर है या स्कूल पर है, यानी विकल्प के रूप में बात की जा रही है। मोहन या तो घर पर होगा या तो स्कूल पर होगा। तो ये दो सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़ा गया, किसके थ्रू जोड़ा गया, डिसजंक्शन या वेज के थ्रू जोड़ा गया। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज है कंडीशनल इंप्लीकेशन या सशर्त आपादन। अब ये क्या है, इसमें दो सिंपल प्रोपोजिशंस तो होंगे, लेकिन ये कैसे जुड़ेंगे, कंडीशंस के थ्रू जुड़ेंगे। और इसीलिए इसका साइन हुआ इफ देन। इफ, बीच में सेंटेंसेस, लास्टली देन। इस तरह के सेंटेंस जब भी आप देखें तो आप ये समझ लीजिएगा कि इंप्लीकेशंस के थ्रू दो सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़कर कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया गया है या मिश्र तर्क वाक्य बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रेन्स देन क्रॉप विल बी गुड। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यानी ये कंडीशन रखी जा रही है, यदि, यदि और देन, इफ और देन, ये क्या है, कंडीशनल वर्ड्स हैं कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। और इसके लिए जिस साइन को यूज किया जाता है वह है हॉर्स शू, यानी कि घोड़े की नाल का जैसा साइन होता है वैसे ही साइन इसमें भी होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और कंडीशनल इंप्लीकेशन, ये तीन तरह के लॉजिकल कनेक्टिविटीज हुए, जिसके थ्रू हमने क्या किया, हमने दो सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़कर कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल इक्विवेलेंस। अब ये बाई कंडीशनल इक्विवेलेंस का मतलब कि एक तरह से कंडीशन के साथ जो शर्त रखी जाए वो है बाई कंडीशनल इक्विवेलेंस। और इसका साइन, इसको आप इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे, तो वो है, वो जो वर्ड्स आएंगे आपके सामने, वो आएंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और सिर्फ यदि। इस तरह के वाक्य जब आपके सामने आए तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये बाई कंडीशनल इक्विवेलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अ फिगर इज अ ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज थ्री साइड्स। यानी त्रिकोण उसे कहते हैं जिसके केवल और केवल तीन किनारे हों। या समझ में आई बात, कि अगर ये नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं होगा, फिर वो स्क्वायर हो सकता है, राउंड हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रायंगल होने के लिए इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ये ही शब्द प्रकड़ में आना चाहिए। और इस शब्द से आप पहचान जाएंगे कि अगर त्रिभुज चाहिए तो हमको तीन कोण चाहिए, तीन सिरे चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता। तो ये चौथा साइन था कंपाउंड प्रोपोजिशंस को बनाने का। पांचवा और आखिरी साइन है निगेशन का। नाम आप सब जानते हैं, निगेशन यानी नॉट, नहीं।
निषेधात्मक, किसी चीज को भी नकारना, जैसे राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम इज नॉट ऑनेस्ट। तो ये नॉट शब्द यहाँ क्या डिफाइन कर रहा है तो ये सिंपल प्रोपोजिशन इज, लेकिन इज नॉट ऑनेस्ट, इसको कंपाउंड सेंटेंस के थ्रू जोड़ दिया आपने। तो अगर यहाँ साइन मत के थ्रू बात की जा रही है कि राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम ईमानदार नहीं है, तो नहीं है, तो ये निगेशन को केवल पहचानना है, इसीलिए यहाँ दो सेंटेंसेस को यूज नहीं किया जा रहा है, दो प्रोपोजिशंस को यूज नहीं किया जा रहा है। साइंस को समझाने की दृष्टि से सिंपल प्रोपोजिशन में ही समझाया जा रहा है कि राम इज नॉट ऑनेस्ट। नॉट के लिए यहाँ साइन जो लगेगा वो कर्ल जैसा लगेगा, साइन आपके स्लाइड पर दिया गया है कि वो कर्ल जैसा लगेगा, कि अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस को सिंबलाइज करते हैं, जो कि आप इन फ्यूचर अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो वहां जैसे मान लीजिए राम इज नॉट ऑनेस्ट, इस पूरे सिंगल स्टेटमेंट को आपने पी से डिनोट किया, सिंबलाइज्ड किया। तो अगर इसका निगेशन बनाना है हमको, राम इज ऑनेस्ट ये हुआ पी, अब इसका निगेशन अगर हमको बनाना है तो इसके आगे हमको निगेशन का साइन यानी वो कर्ल जो आपके स्लाइड पर दिख रहा है वो लगाना पड़ेगा। तो ये निगेशन का साइन पहले, देन पी, यानी इसका मतलब हो गया कि राम इज नॉट ऑनेस्ट। तो अब एक समराइज के रूप में हम पढ़ लेते हैं कि सिंपल फॉर्मूला क्या है, किसका? सिंपल प्रोपोजिशन क्या? कि वन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट? ये याद रखिएगा, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें ट्रू और फॉल्स होने की कैपेबिलिटी हो, वो कहा जाएगा सिंपल प्रोपोजिशन। और दूसरा कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है? कि टू और मोर स्टेटमेंट्स विथ लॉजिकल कनेक्टिविटीज, ये कहा जाएगा कंपाउंड प्रोपोजिशंस, जो कि अभी आपने पीछे समझा। अब हम अपने इस जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं। वो लास्ट पॉइंट हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोपोजिशन इन लॉजिक। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोपोजिशंस इन लॉजिक का क्या मतलब? देखिए, कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, हम उस विषय को पढ़ें क्यों? क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या महत्ता है उसकी? क्योंकि एक कहावत है कि मंदोपि कार्यम न प्रवर्तते, मूर्ख भी बिना उद्देश्यम बिना मंदोपि कार्यम न प्रवर्तते, उद्देश्य के बिना मूर्ख भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो फिर हम जैसे, आप जैसे बुद्धिजीवी प्राणी बिना वजह लॉजिक क्यों पढ़ें? और क्या केवल लॉजिक वही पढ़े जिसने एज ए सब्जेक्ट इसको अडॉप्ट किया हो, या हमारे दैनिक जीवन में भी इस लॉजिक का कोई इंपॉर्टेंस है? सबसे मेन फीचर तो यही है हमारा। अभी तक तो हमने वो जो कैलकुलेटिव स्टेटमेंट था कि पार्ट्स क्या था, टाइप्स क्या था, आदि चीजें क्या थी, वो एक अपनी जगह पर है, वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोपोजिशंस का क्या रोल है हमारे जीवन में, और विशेष रूप से तर्कशास्त्र में, इसको हमको देखना होगा। तो जब आप ये देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में रोजमर्रा क्या करते हैं, आप रोजमर्रा नए नए विचारों को लाते हैं और अपने नए नए निर्णय देते हैं, हर चीज पर निर्णय देते हैं, हर छोटी से छोटी बात पर अपना एक जजमेंट सुना देते हैं। लेकिन वो जजमेंट क्या है? बिना जजमेंट के तो आप अपने जीवन में चल नहीं सकते। तो ये क्या बता रहा है? प्रोपोजिशंस की इंपॉर्टेंस बता रहा है, क्योंकि जजमेंट क्या है? जजमेंट वही प्रोपोजिशंस जिसमें ट्रू और फॉल्स होने की कैपेबिलिटी हो। तो ये क्या हुआ? जजमेंट ये पूरे लॉजिक की बेसिक यूनिट है। क्या? प्रोपोजिशंस। और फिर आगे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? कि जितने भी हम तर्क करते हैं वो सब इन्हीं के थ्रू करते हैं, प्रोपोजिशंस के थ्रू करते हैं।
अब आप चूंकि नया वर्ड सीख रहे हैं, मैंने पहले भी पुराने वीडियो में भी आपसे कहा था कि जो फिलॉसफी है या जो लॉजिक है वो कोई एक नया शब्द नहीं है। फिलॉसफी क्या है? जीवन को तार्किक दृष्टि से देखने की एक शैली है, उसको जीने का एक नजरिया है। इस नजरिए में हम इस लोक की भी यात्रा करते हैं और इस लोक से परे लोक की भी चर्चा और उस तक पहुंचने की यात्रा के सोपान सीखते हैं। लेकिन ये सोपान या जो चर्चा हमारी है वो कैसी है? वो सोपान या चर्चा हमारी लॉजिकल होनी चाहिए। तो यहाँ जब लॉजिक में प्रोपोजिशंस की बात आ रही है तो हम ये समझ लें कि हम अपने जो भी तर्क या निर्णय दे रहे हैं वो कैसे हैं? वो इन्हीं प्रोपोजिशंस के थ्रू बने हुए हैं, इन्हीं प्रपोजिशंस के थ्रू बने हुए हैं। अभी तक हम क्या यूज करते आए थे कि हम सेंटेंसेस के थ्रू अपने निर्णय देते हैं ना, सेंटेंसेस में नहीं। अब उसमें तो थोड़ा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हम प्रोपोजिशंस के थ्रू अपने जजमेंट देते हैं, क्योंकि जजमेंट पर क्वेश्चन होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उसी तरह से ये सत्य है असत्य है, तो ये सत्य और असत्य होने की कैपेबिलिटी किसमें? प्रोपोजिशंस में है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस बता रहा है किसकी? प्रोपोजिशंस की। फिर एक और इंपॉर्टेंस है प्रोपोजिशंस की कि आप जो लॉजिक में, अभी आपकी समझ में थोड़ा ये कम पॉइंट आएगा कि जिस पर मैं अभी बोलने जा रही हूं कि आपके सिंबॉलिक लॉजिक जो एक लॉजिक का पार्ट है, अदर पार्ट है, उसमें आप जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे उसमें भी ये प्रोपोजिशंस अपनी ट्रुथ वैल्यू के थ्रू कार्य करता है। ट्रुथ वैल्यू की जो बात पिछले अभी आई थी, जिस पर मैंने कहा कि आगे के पॉइंट डिस्कस होंगे, वो यही ट्रुथ वैल्यू है। ये किसके थ्रू होगी? जब दो तरह के कंपाउंड प्रोपोजिशंस मिलेंगे उनमें फिर हम ट्रुथ वैल्यू की बात करेंगे। तो ये भी लॉजिक में इस तरह के प्रोपोजिशंस की इंपॉर्टेंस आती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी जो आपने टेबल दिया है, जो भी आपने आर्गुमेंट्स किया है, उसको चेक करने के लिए, उसकी अनिवार्यता को जानने के लिए, उसकी सत्यता असत्यता को जानने के लिए हमको प्रोपोजिशंस की आवश्यकता पड़ती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि अभी तक आप अपने जीवन में अपने आप को एक साधारण मनुष्य मानकर ये कहते थे कि हम अमुक के वाक्य में अपनी बात कह रहे हैं, अमुक भाषा में अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अब आप इस स्लाइड के बाद या अब तक की जो चर्चा हुई है, पहले स्लाइड में, दूसरे स्लाइड में, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, आप सभी क्या हैं? आप सभी फिलोसोफर्स हैं। और फिलोसोफर्स स्टेटमेंट में बात नहीं करता, प्रोपोजिशंस में बात करता है। क्यों प्रोपोजिशंस में बात करता है? ये आंसर अब आपके जहन में या आपके मन में आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, जिस भी वाक्य में बात करते हैं, वो प्रोपोजिशंस हैं। और प्रोपोजिशंस निर्णय होते हैं, और ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें सत्य असत्य होने की कैपेबिलिटी होती है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आगे आपको वापस धन्यवाद देते हैं, और पेशेंसली आपने मुझे सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और कोशिश करते हैं कि इसी तरह सरल शब्दों में, सरल शब्दों के माध्यम से आप तक लॉजिक के जो भी थोड़े क्रुशियल या जो भी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप तक पहुंचाएं। होपफुली आपको ये मेरा जो शेयर किया है मैंने अपनी बात आपसे, वो पसंद आई होगी। अगर कुछ त्रुटि लगे, कुछ कमी लगे, तो प्लीज मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हौसला देंगे, एनर्जी देंगे। वंस अगेन थैंक यू। और ये भी मैं सूचना दे दूं कि अगला हमारा जो भी आपको वीडियो प्राप्त होगा वो कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस पे मिलेगा। मैं आपका इंतजार करूंगी और उम्मीद करती हूं कि आप भी मेरा इंतजार करेंगे।
धन्यवाद। गुड लक, गुड डे।